तो आज हम लोग समझते हैं सेक्शन 43B, जो कि अभी एक नया सेक्शन इनकम टैक्स के द्वारा नोटिफाई किया गया हुआ है। तो हम लोग समझते हैं कि ये एप्लीकेबल किस पे है और इसका मेन जो क्राइटेरिया है पेमेंट का वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज होता है उसको हमको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है। और अगर 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो वो जो उसका परचेज का जो अमाउंट है वो हमको एडबैक करना पड़ेगा इन द इनकम। ये एप्लीकेबिलिटी किस पे है? माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस होता क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन समझते हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के बीच में फर्क क्या है। तो सबसे पहले देखिए, माइक्रो इंटरप्राइज हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें कि जो प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और टर्नओवर उसका 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और स्मॉल इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे? जिसका कि प्लांट एंड मशीनरी में मिनिमम 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और 10 करोड़ से कम होना चाहिए, और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हम लोग समझ गए। अब हम लोग को देखना है मीडियम इंटरप्राइजेस क्या होता है। मीडियम इंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं हो और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं हो। तो ये जो सेक्शन है हमारा 43B, ये मीडियम इंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है। सबसे पहले ये समझना है कि अगर आप इससे सामान खरीद रहे हैं जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम हो और उसका टर्नओवर 250 करोड़ से कम हो, तो उसको मीडियम इंटरप्राइजेस बोलेंगे और उस पर ये सेक्शन 43B एप्लीकेबल ही नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर आप उससे सामान खरीदते हैं तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब दोस्तों ये देखते हैं कि ये टर्नओवर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे टर्नओवर क्राइटेरिया दिया हुआ है 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, तो ये टर्नओवर में एक्सपोर्ट का पार्ट जो है सो इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपोर्ट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस टर्नओवर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कि ये सेक्शन जो 43B है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर पे अप्लाई होगा। ये ट्रेडर पे अप्लाई नहीं होगा, रिटेलर पे अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि ओनली मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर आर कवर्ड हियर। सो ये क्लियर हो गया कि 43B में हम लोग को ये जो सेक्शन अप्लाई होगा वो ट्रेडर पे अप्लाई नहीं होगा और हमारा सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे अप्लाई होगा और सर्विस प्रोवाइडर पे अप्लाई होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या इसमें एंटिटी कवर है। अगर आप एक इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या फिर आपका प्रोप्राइटरशिप हो या फिर फर्म हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर LLP हो, तो कोई भी आप हो, सिंपल सा मतलब है भाई कि सब पे एप्लीकेबल होगा, ये सभी पे एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन सारे एंटिटी पे एप्लीकेबल होगा, ये क्लियर रखना है। लेकिन उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग का होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि अगर आप 44AD जो हमारा प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, अगर उसके अंदर अगर आप अपना रिटर्न फाइलिंग करिएगा तो, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कि अपना रिटर्न फाइलिंग इसके अंदर में कर रहा है, तो फिर उस पर ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और आपको ITR 3 फाइल करना है या फिर अपना टैक्स ऑडिट करवाइएगा तो फिर आपको ये प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अगर आप 44AD में कवर्ड है या 44ADA में आपको करना है तो फिर ये सेक्शन अप्लाई आपके ऊपर नहीं होगा। ये क्लियर है। और जब ITR 3 और टैक्स ऑडिट करवाएंगे तो फिर आपको आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब आइए देखते हैं पेमेंट वाला जो कन्फ्यूजन है हम लोग का। तो दोस्तों पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पेमेंट है ये 45 डेज के अंदर करना है। अगर सपोज करिए कोई एग्रीमेंट आप कर लिए हैं अपना क्रेडिटर से कि हम तो आपको 60 दिन के अंदर पेमेंट करेगा, और वो जो आपका सप्लायर है वो माइक्रो या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेज में कवर है, तो फिर आपको 45 डेज के अंदर ही करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव कि आप अपना एग्रीमेंट क्या ही किए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो देखते हैं कि जैसे फर्स्ट केस में अभी यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं कि सपोज करिए कि आप 5 फरवरी 2024 को सामान खरीदें हैं। 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है, जो कि ड्यू डेट है 21 मार्च 2024, और आपने एक्चुअल में पेमेंट किया है 30 मार्च 2024 को, मतलब 9 डेज का आपने डिले किया, तो फिर आपको इस पर इंटरेस्ट ही पेमेंट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितना होगा? RBI का जो इंटरेस्ट रेट है उसे 3 टाइम्स होगा। ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जो कि हमने देखा हुआ है इसमें कि 5 फरवरी 2024 को हमने सामान खरीदा, 45 दिन के अंदर वो ड्यू होता है 21 मार्च 2024 को, और हमने एक्चुअल पेमेंट किया है उसका 12 अप्रैल को। तो दोस्तों ड्यू डेट से हम लोग डिले पेमेंट किए हुए हैं, तो ये इसमें परचेज तो अलाउ ही, मतलब परचेज जो किए हैं वो तो अलाउ ही नहीं होगा। रेदर देन ये मेरा इनकम टैक्स में इनकम में ऐड हो जाएगा, ये इनकम का पार्ट बन जाएगा। तो अगर हम लोग ड्यू डेट से अगर डिले पेमेंट करते हैं तो फिर ये इनकम में ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर मेरा चेंज हो गया है। पहला केस में फाइनेंशियल ईयर मेरा चेंज नहीं हुआ था, इसलिए सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट होकर काम चल गया। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपका चेंज हो गया है, तो ध्यान रखिए कि आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा विद इन ड्यू डेट। अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा तो फिर आपको वो
अलाउ ही नहीं होगा परचेज। अब नेक्स्ट केस में देख सकते हैं कि 28 फरवरी 2024 को हम लोग खरीदे हुए हैं, ड्यू डेट है 13 अप्रैल, पेमेंट कर दी है 12 अप्रैल को, तो ये अलाउ हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है बट हमने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया तो ये मेरे को अलाउ हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है उसमें कि हम 28 फरवरी 2024 को सामान खरीदे हैं, 13/4 को ड्यू हो रहा है और 18/4 को हमने पेमेंट किया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ फिर से हमने डिले पेमेंट किया और मेरा फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमको वो इनकम अपना एडबैक करना पड़ेगा। और जब लोग अगला साल का जब रिटर्न फाइलिंग करेंगे 24-25 फाइनेंशियल ईयर का, तो वहाँ पे ये परचेज अलाउ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अलाउ नहीं होगा, वो अलाउ ही हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर होगा, इस ईयर नहीं होगा, इस ईयर आपको उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पेमेंट का जो एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का ट्राई किए वो था। तो हमको लग रहा है कि सारा कन्फ्यूजन इसमें आपको दूर हो गया होगा, इसमें और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 43B बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सेक्शन है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि एक वीडियोज़ पे बनाते हैं। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये समझने क्या है कि इस पर अगर आपका परचेज डिसअलाउ हुआ तो 30% जो टैक्स रेट सपोज करिए 30% है, तो 30% उस पर आपको अभी एडिशनल टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग लग रहा है कि 30% अभी हम टैक्स पेमेंट करेंगे, फिर अगले साल हमको मतलब फाइलिंग अगला साल का जब करेंगे तो फिर हमको उसमें अलाउ तो हो जाएगा, लेकिन इतना दिन मेरा 30% तो ब्लॉक हो गया, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट का क्या होगा। तो ये एक थोड़ा सा है। दूसरा है कि ये देखिए ट्रेडर और ये रिटेलर पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग और आपका सर्विस प्रोवाइडर पे सेक्शन अप्लाई होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपका कोई क्लाइंट ट्रेडर या रिटेलर है तो उस पर ही अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि सीमेंट का दुकान हो गया, छड़ का दुकान हो गया, कोई भी रिटेल शॉप हो गया, तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं करेगा। बस ये कहाँ अप्लाई करेगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर पे। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।